बर्फीली घाटी बोलती है, करगिल की माटी बोलती है। ये अजर अमर कहानी है, ये शौर्य अमर बलिदानी है। वो चले गए पर जिंदा हैं, उनसे दुश्मन शर्मिंदा हैं। वो गर्व हिमालय का बनकर, वो विक्रम बत्रा से तनकर। वो नीचे थे दुश्मन ऊपर, पर अड़े रहे विजयंता पर। वो हिंदुस्तान के लाल थे, वो पाकिस्तान के काल थे। उन वीरों को अभिनंदन है, करगिल की मिट्टी चंदन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जी हां, आज करगिल विजय दिवस है और इसी मौके पर शुरुआत कर रहे हैं करगिल कॉन्क्लेव की, जो लगातार न्यूज़ 24 पर जारी रहेगा। 22 साल पहले आज ही के दिन करगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत के जवानों ने मार भगाया था। करगिल की पहाड़ियों पर दिखाए गए जवानों के शौर्य को आज पूरा देश याद कर रहा है, आज पूरा देश नमन कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं ने शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी दिल्ली के वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं करगिल के वॉर मेमोरियल में सीडीएस विपिन रावत ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य के ये 22 साल हैं। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खराब मौसम की वजह से द्रास नहीं पहुंच पाए हैं, उनको जाना था लेकिन मौसम खराब है। राष्ट्रपति द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब गुलमर्ग के वॉर फेयर स्कूल का दौरा करेंगे और वहीं से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको याद होगा कि यह दिन क्यों ऐतिहासिक है। यह दिन हमारी विजय का पताका इसी दिन फहराया गया था और चोटियों पर, जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और जब यह दिन इतिहास के पन्नों पर लिखा गया तो इसके शौर्य को और उन शहीदों की शहादत को आज देश सलामी कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के कारण हमने पाकिस्तान के गलत मंसूबों को परास्त किया था और पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और ये उस दिन सेना ने पाकिस्तान को बता दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा था। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, शौर्य के 22 साल 1999 का करगिल। क्योंकि ये दिन जब जब आता है, जब जब ये तारीख आती है तो वो दिन जो है उसी तरीके से सीने में एकदम जाग जाता है और वही लम्हा, वही पल और वो लड़ाई जो लंबी चली थी। आपको याद है कि 3 मई 1999 से युद्ध ये शुरू हुआ था और 26 मई 1999 को ये अटैक का ऑर्डर हुआ था। 60 दिन तक ये युद्ध चलता रहा था और उसमें हमारे हजारों सैनिकों की शहादत हुई थी। श्रद्धांजलि आज उनको पूरा देश दे रहा है, नमन कर रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री। ये करगिल कॉन्क्लेव है जो लगातार जारी रहेगा और आज न्यूज़ 24 भी उन तमाम वीरों को, उन तमाम सपूतों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनको नमन करता है। आज हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हम चर्चा करेंगे, उन वीर सपूतों को याद करेंगे और पहले से अब तक कितना अंतर आया है, कितने तैयार थे, तब की परिस्थितियां कैसी थी जब हमने ये युद्ध जीत लिया था, पाकिस्तान को परास्त कर दिया था, खदेड़ दिया था। इन तमाम एंगल पर बातचीत होगी आज, लेकिन सबसे पहले आपको करगिल लिए चलेंगे। वहां से पवन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से आसिफ स्वाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमर जवान ज्योति पर मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और लेफ्टी जनरल रिटायर्ड राज काद्यान सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको बिना देरी किए करगिल लिए चलते हैं। पवन मिश्रा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उसी जमीन पर करगिल में इस वक्त पवन मौजूद हैं और यहीं से हमारे लिए वो परिस्थितियां, चुनौतियां, पवन, बहुत परिस्थितियां हमारे लिए विपरीत थी, चुनौतियां बहुत बड़ी थी, लेकिन तब हमने पाकिस्तान को परास्त करते हुए वहां से खदेड़ दिया था। आज आप उस जमीन पर हैं, क्या माहौल है, वो जमीन क्या कह रही है, वहां के लोग क्या महसूस करते हैं आज के दिन? विपरीत हर लड़ाई की शुरुआत जो है खुद जो है पाकिस्तान ने किया, लेकिन इसको खत्म जो है हमारे सैनिकों ने किया है। अब साल 1999 की अगर बात करें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। कारण यह था कि लगातार गोले बरसाए जा रहे थे, मशीन गन से फायरिंग किया जा रहा था, गोलियां बरसाई जा रही थी। अब ठीक उसी पहाड़ी के नीचे आप टाइगर हिल्स के आप देखिए, मुशो जो गांव है उस गांव का इलाका कहे, सैंडो हिल्स की अगर हम बात करें, ठीक जो पूरा जो इलाका, जो चोटियां जो आप देख रहे हैं, इस चोटियों पर जो है पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठियों के साथ कब्जा जमा करके यहां पर रखा था। मुशर्रफ का यह प्लान था, उसने ऑपरेशन बदर ये करके रखा था कि जब ठंड का मौसम जब होता है तो हमारे सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ी पर से नीचे चले आते हैं, और उसी प्लान का जरिया जो है मुशर्रफ ने अपनाया था और अपने सैनिकों को एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया था कि विपरीत मौसम में, यानी जंग जब हो रहा था, गोलियां और तोप के गोले बरसाए जा रहे थे, तो ये इससे तो बचना तो मुश्किल तो था ही, क्योंकि हमारे सैनिक लगातार जो है शहीद होते जा रहे थे। सबसे अहम बात था, चारों तरफ बर्फ का जो है चट्टान थी, मौसम खराब था, पथरीला रास्ता था, और सबसे अहम बात की खड़ी जो पहाड़ है उस पर चढ़ा कैसे जाए, तो सबसे विषम परिस्थिति हमारे पास थी। और क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग दे दिया गया था, जगह जगह पर उसने बंकर बना रखा था, हमारे सैनिकों का एक एक गतिविधियां उसके पास वो खुद देख रहे थे। जब हमारे सैनिक जब फायर कर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस ओर फायर किया जाए और कैसे उनके बंकरों को ध्वस्त किया जाए। इसी बीच मेजर बलवान सिंह, जी हां, मेजर बलवान सिंह, इन्हें भूला नहीं जा सकता है, ये अपनी टीम के साथ आते हैं। आमतौर पर विपरीत जब सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं या युद्ध के लिए निकलते हैं तो खाने पीने का सामान उनके पास ज्यादा से ज्यादा दिनों तक के लिए होता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता है संभव कि युद्ध कब खत्म होगा, कल खत्म होगा या एक महीना बाद खत्म होगा। लेकिन करगिल की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने खाना पीना कम रखा था, अपने कंधों पर गोला बारूद असला जितना कुछ हो सकता है पूरे शरीर में बांध रखा था। और मेजर बलवान सिंह ने यह बीड़ा उठाया था वो चोटी पर चढ़कर जाएंगे, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। और इससे बीच संजय, राइफलमैन संजय को भी नहीं भूला जा सकता है। संजय ने भी गजब का करिश्मा दिखाते हुए जो सोच से परे था ऊपर पहुंचते हैं, दुश्मनों के मशीन गन को छीनकर खुद लगातार ताबड़तोड़ पाकिस्तानी सैनिकों को, कई सैनिकों को मार गिराया था। उसके बाद अगर देखिए योगेंद्र यादव की बात करें, 15 गोलियां पूरे शरीर में उनकी लगी हुई थी, गोली खाने के बावजूद भी वो दुश्मनों के बंकर को ध्वस्त कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे वीर गाथाएं हमारे सैनिकों की है। और हाँ, विपनेश 1971 की लड़ाई को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि स्वर्णिम मसाल जो है 1971 की लड़ाई के लिए पिछले साल जो है निकाला गया था, देश के कोने कोने में पहुंचाया गया, उन स्थानों पर भी मसालों को पहुंचाया गया जहां संभव नहीं था। और आज वो स्वर्णिम मसाल जो है खुद कारगिल मेमोरियल जो है यहां पर पहुंचा है, वार मेमोरियल यहां पर पहुंचा है। और यहां जो मद्रास पवन वो उसी जमीन पर हैं, करगिल की उसी जमीन पर हैं जहां पर पाकिस्तान को खदेड़ा था हमने, दुश्मनों को खदेड़ा था। और वहीं से शौर्य की वो दास्तान हर तस्वीर के जरिए, क्योंकि वो जमीन जो है शौर्य से भरी हुई है, शहादत से भरी हुई है। करगिल कॉन्क्लेव आज न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आज, क्योंकि शहीदों की याद में उनको नमन करने के लिए बड़े कार्यक्रम भी रखे गए हैं। और वो शहादत आज तक और आने वाली पीढ़ियों में वो जोश भरती है, वो जुनून भरती है भारत माता की रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए। पवन, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। पवन, आपके पास इसीलिए क्योंकि आप दिखाइए वहां का नजारा। ये जो अभी की पीढ़ी है उसने तो सिर्फ पन्नों में पढ़ा है, वहां के लोग तो महसूस करते होंगे शौर्य की ये जमीन, शौर्य की दास्तान को बयां कर रही है आपके जरिए आज। पवन,
बिल्कुल, लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव से हमारी बातचीत हुई विपनेश, और वो खुद मौजूद थे। जैसा मैंने आपको बताया कि 15 गोलियां उनके पूरे शरीर में लगी हुई थी। उस सामने जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो सफेद चादर पहाड़ की चोटी पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले वहीं पर घुसपैठ की गांव है। उसी गांव में नजर आया था कि कुछ हलचल हो रही है। जब पेट्रोलिंग टीम वहां पर पहुंचती है तो ताबड़तोड़ फायरिंग जो है हमारे पेट्रोलिंग टीम पर कर दिया जाता है। 5 सैनिक जो हैं उसी समय शहीद हो जाते हैं, और ये चौथी युद्ध का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि वो फिर से मुंह की खाएगा। हालांकि परेशानी हुई, सैनिक हमारे जरूर शहीद हुए थे। और ये जो सारा नजारा जो आप देख रहे हैं, जो चोटियां, जो 4 चोटियां जो आप देख रहे हैं, बटालिक की बात करें, सैंडो हिल्स की बात करें, टाइगर हिल्स की बात करें, अलग अलग चोटियों पर उसने कब्जा जमा करके रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि इस मौसम में जो है भारतीय सैनिक नीचे चले आते हैं। जब मालूम हुआ तो चप्पे चप्पे पर हमारे सैनिक आ तो गए थे, लेकिन उन्हें टास्क समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खड़ी चढ़ाई चढ़ा जाए, कैसे ऊपर पहुंच करके दुश्मनों को अपनी जमीन हमारी, पहाड़ हमारी, चोटियां हमारी, और कब्जा कर सीधा आना चाहता था। नेशनल हाईवे उसका टारगेट ये था कि नेशनल हाईवे पर कब्जा जमाना है। सियाचिन और लद्दाख के पूरे इलाके को जो है कब्जा जमा ले रहा है, क्योंकि श्रीनगर से अगर बात करें, श्रीनगर से लद्दाख और लेह का जो नेशनल हाईवे सीधा जोड़ता है, अगर इस बीच अगर सीधे पहाड़ी पर से नीचे चला आता तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल हो सकता था। अगर पाकिस्तानी सैनिक नीचे चले आते तो उन्हें रोकना नामुमकिन था। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने जो प्लान बनाया, जो टास्क जो दिया गया था, अलग अलग तरीके से तीर के आकार का, अगर आप देखिए, अगर चोटियों पर कब्जा किया हुआ था तो मेजर जो बलवान सिंह ने तीर के आकार का सीधा उन्होंने आगे बढ़ा, और अपने सैनिकों के साथ वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और उन्हें कवर फायरिंग भी वहां पर दिया जा रहा था। उन्हें इस बात का जरूर संदेह था कि हां, फायरिंग हो सकता है, मौत हो सकती है, लेकिन ये जो दुश्मन हमारी चोटी पर थे उन्हें भगाना सबसे मेन मकसद था। और आज हम उसी जगह पर मौजूद हैं, उसकी याद में 22 साल पहले और 22 साल बाद की क्या स्थिति है। पूरी तरह से यहां का माहौल बदल चुका है, क्योंकि 22 साल पहले हमारे सैनिकों के पास वो तजुर्बा नहीं था कि पहाड़ों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और यहां पर आर्मी बैटल स्कूल खोला गया है। जो जवान भर्ती होते हैं, नए नए सेना में आते हैं, उन्हें आर्मी बैटल स्कूल में भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि पहाड़ों पर रोपवे के सहारे कैसे चढ़ा जाए, कैसे पहाड़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे पहाड़ों की पेट्रोलिंग किया जाता है, पहाड़ों की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो 22 साल में हमारे जो सेना है पूरी तरह से बदल चुकी है। ये कतई ना समझे, अगर हमारी आवाज जा रही है, अगर पाकिस्तानी सैनिक हमें देख रहा है, ये कतई ना भूले कि हम तुम्हारे बाप हैं और बाप ही रहेंगे। विपनेश, पवन, आपने बखूबी वो तस्वीर दिखाई है 1999 करगिल, वो युद्ध और घुसपैठ धोखा था ये भारत के लिए, जब पाकिस्तान, क्योंकि आपको याद है कि अक्टूबर से लेकर मई तक दोनों सेनाएं पीछे हट जाती हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में 17-18 हजार की फीट की ऊंचाई पर इन चोटियों पर आप ठहर नहीं सकते। बस इसी का फायदा उस वक्त उठाया गया था। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही भनक लगी तो ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। आसिफ, अब मैं आपके पास आ रही हूं। आसिफ, आज पूरा हिंदुस्तान, न्यूज़ 24 उन शहीदों को और तमाम जवानों को आज सल्यूट भी कर रहा है, श्रद्धांजलि भी दे रहा है, नमन भी कर रहा है। श्रीनगर में क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से याद किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम 15वीं कोर जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में भारतीय सेना का, वहाँ पर होता है। वहाँ पर जीओसी जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है वो श्रद्धांजलि देते हैं वॉर मेमोरियल पर फूल चढ़ा के करगिल के सभी शहीदों को। और उसके साथ साथ जो अलग अलग बटालियंस होती है या पुलिस द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन अब क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनका द्रास का कार्यक्रम रद्द हो गया है, खराब मौसम के चलते उनका जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान नहीं भर पाया। इस वजह से अब उनका जो कॉन्वॉय है वो गुलमर्ग उत्तरी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। वहां पर अब वो वॉरफेयर हाई ऑल्टीट्यूड स्कूल जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है जवानों और अफसरों को, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर लड़ाई की, सियाचिन जैसे विपरीत परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। वहां उस वॉरफेयर स्कूल में प्रेसिडेंट जाएंगे, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी है और साथ ही साथ सेना और पुलिस के कमांडर भी मौजूद है। और वहां पर अब वो श्रद्धांजलि देंगे, वॉर मेमोरियल पर वो फूल चढ़ाएंगे और वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी करगिल के शहीदों को। और इस मौके पर वो प्रेसिडेंट जो है सेना के साथ संवाद भी करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे और कारगिल में किस प्रकार से जो जीत हुई थी, पराजय किया गया था दुश्मन को,
हो उस पर वो रोशनी डालेंगे वहां पे। तो ये मुख्य कार्यक्रम अब यहाँ पर श्रीनगर में आज कश्मीर घाटी में रहेगा कारगिल के शहीदों को याद करने के लिए। ओके आसिफ, मैं लौटती हूँ। देखिए, द्रास जाना था राष्ट्रपति को, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। द्रास उनमें से एक इलाका है। द्रास, काकसार और मुश्को, यहाँ पर घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। अब मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ और अश्वनी सर, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। सर, जब जब ये दिन आता है आप इसको कैसे याद करते हैं? देखो विपनेश, ये याद किया जाता है उस वीर गाथा का जो हमारे जवानों ने, अफसरों ने 22 साल पहले करके दिखाया था कारगिल और बटाले के एरिया में। और ये दिखलाता है कि भारत की काबिलियत और भारत की फौज की एक हिम्मत का और एक डिटर्मिनेशन का, रोब कारिज का। देखो, उस समय आपको याद करना पड़ेगा, जो बातचीत कर रहे थे कि ये एक जनरल मुशर्रफ की प्लान थी, ऑपरेशन बदरी, कि किसी तरीके से हम जब भारत की पोस्टें वकेट होती हैं विंटर में, उनको हम ऑक्यूपाई कर लें। और जो नेशनल हाईवे है जो जा रहा है श्रीनगर से कारगिल और कारगिल से आगे जा रहा है फिर ले, उसको कट कर दिया जाए और उसके बाद हम साइचन ग्लेशियर को ले पाएंगे। ये एक उनकी प्लान थी और किसी हद तक वो सक्सीड हुए कि जब भारत ने विंटर में ये पोस्टें वकेट की और जो कि 17, 18, 19 हजार में भी थी, उनको आके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। जब लाहौर की समिट चल रही थी फरवरी 1999 में, उसी समय ये एक प्लान हो रही थी इस ऑपरेशन की। ये भी एक नोटवर्दी है। मगर भारत की फौज को जब ये पता चला तो उन हाइटों में जहां पर चलना मुश्किल है, भारत की फौज ने रोक कर, और वर्ल्ड के अंदर ये माना हुआ है संसार में, जिस प्रकार से माउंटेन वारफेयर के ऑपरेशन भारत ने करके दिखाए, वो मुझे लगता है आने वाली जो नस्लें याद रखेंगी। जिस प्रकार से टाइगर हिल, टोलानेंग, चोर बाटला को हमारे जवानों ने रोक कर से उसको जीता और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और यही नहीं कि उसकी जो जिस प्रकार से भारत की फौज ने ये दोबारा इलाका जीता और भारत ने पाकिस्तान के हमारे 527 के करीब जवान शहीद हुए, मगर उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। और भारत एक ऐसी फौज है जो अपने दुश्मन को भी रिस्पेक्ट करती है, और पाकिस्तान एक ऐसी फौज है जो कि अपने ही जवानों को लेने से मना कर गई थी और भारत की ने उसका सब अंतिम संस्कार पूरे जो मिलिट्री ऑनर के साथ किया। तो ये वीर गाथा मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को बहुत याद रहेगी कि भारत ने जो करके दिखाया कारगिल लड़ाई में, उसी का नतीजा है कि जो आज हमने लद्दाख के अंदर ऑपरेशन करके जिस प्रकार से कलाश रेंज को पकड़ा था, वो भी उसी का एक नतीजा है कि जैसे हमने बिल्कुल सर, आपकी एक एक बात सही है। आने वाली पीढ़ियों में ये जोश भरती है, जुनून भरती है कि देशभक्ति होती क्या है, ये सिखाती है। परिहार सर, मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस के मौके पर न्यूज 24 करगिल कॉन्क्लेव कर रहा है। तो आज 22 साल पहले भारतीय सेना ने नापाक पाकिस्तानी सेना को धूल चटाकर करगिल युद्ध में फतह हासिल की थी और भारत ने जुलाई 1999 में पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद कर कई अहम चोटियों पर तिरंगा फहराया था और शान से फहराया था। हर साल 26 जुलाई को इसे विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और एक बार फिर समय है उन युवा बहादुरों के पराक्रम, शौर्य और उनके किलर इंस्टिंक्ट को याद करने और सलाम करने का। उन्होंने अदम्य साहस दिखाकर दुश्मन सेना की धज्जियां उड़ाई और देश को विजय पथ पर ले गए। अब देखिए एक बहादुर सपूत की शौर्य गाथा, देखिए कहानी वीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। My company's success was ये दिल मांगे मोर। विक्रम एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि उनको भूल पाना आसान है। ईश्वर ने ये सोचकर 2 दिए होंगे, एक देश के लिए और एक हमारे लिए। I will either come back after raising the Indian flag in victory or return wrapped in it. या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा।
आखिरी जंग पर जाने से पहले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के ये वो शब्द थे जो रगों में देशभक्ति का जज्बा भरने के लिए काफी हैं। भारत मां के लिए ये वो जुनून था जिससे बड़ी से बड़ी जंग फतह की जा सकती है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि भारतीय सेना का वो गौरव थे जिन्हें आने वाली सदियां हमेशा याद रखेंगे और उनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। तारीख 1 जून 1999। 13 JNK राइफल्स में तैनात लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को करगिल युद्ध में भेजा गया था। हम्प और राकी नाम जगहों को जीतने के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 पॉइंट को पाकिस्तानी घुसपैठियों से आजाद करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपा गया। विक्रम बत्रा ने अकेले ही 4 दुश्मनों को मार गिराया। उनकी वीरता ने यूनिट के जवानों में जोश भर दिया। और पॉइंट 5140 पर भारत का झंडा लहरा दिया। यह करगिल में मिली भारत की पहली जीत थी। इस जीत के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा देश के हीरो बन गए थे। जंग के मैदान के बीच से उनका इंटरव्यू सामने आया। उनका ये दिल मांगे मोर कहना पूरे भारत में छा गया। सक्सेस सिग्नल बिफोर एडवांसिंग फॉर द अटैक एंड इट वाज लाइक ब्रेवो कंपनीज सक्सेस सिग्नल वो आया and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. Point 5140 पर सफलता पाने के बाद कैप्टन बत्रा ने Point 5100, Point 4700, Point 4750 पर जीत का परचम लहरा दिया। चारों तरफ कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम होने लगा। जंग के मैदान में ये दिल मांगे मोर कहने वाला जाबाज वतन पर कुर्बान हो गया और अपने पीछे छोड़ गया ऐसी वीर गाथा जिस पर पूरे देश को नाज है। करगिल कॉन्क्लेव लगातार आप देख रहे हैं। परिहार सर, सीधे आपके पास आती हूं। परिहार सर, कैप्टन विक्रम बत्रा को कैसे भूल सकते हैं? ऐसे जाबाज ऑफिसर्स हमारे पास थे और इसीलिए उन विपरीत परिस्थितियों में हमने वो जंग जीती। सर, परिहार सर, यूके देवनाथ सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल है कैप्टन विक्रम बत्रा को लेकर। ऐसे ऑफिसर्स थे हमारे पास, इसीलिए मजबूत इरादों के साथ वो उतरे और विपरीत परिस्थितियों में उस जंग को हमने जीत लिया। दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उनको परास्त कर दिया, खदेड़ दिया उनको। जी हाँ, ये गौरतलब बात है कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे यंग ऑफिसर्स और मिडिल लेवल रैंकिंग ऑफिसर्स, कैप्टन, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, उन्होंने बहुत ही शेर दिल और बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। मुझे फक्र है कि हमारी देश के जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी में हम ऐसे बच्चों को दाखिला देने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग के अंदर ही उनको बच्चे से शूरवीर जवान, शूरवीर मर्द बना देते हैं। कारगिल युद्ध के समय यह भी प्रूव हो गया कि भारत की फौज इनोवेशन में किसी से भी पीछे नहीं। शुरू के कुछ दिनों में हमें इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस के कुछ सरप्राइजेस मिले थे। इनमें विक्रम बत्रा हिमाचल के थे, मनोज पांडे यूपी से थे, ब्रिज आचार्य कर्नाटक के थे और एक नागालैंड के सरप्राइज। नहीं सर, आती हूं मैं आपके पास। सर, आती हूं। डिसएडवांटेज था, लेकिन बहुत ही जल्दी भारत की सेना और हमारी वायुसेना ने इन इंटेलिजेंस की वीकनेसेस को ओवरकम करके शत्रु पर बहुत ही इफेक्टिव और कारगर
हमला बोल दिया। ये गौरतलब बात है कि कारगिल युद्ध के पहले भारतीय वायुसेना ने कभी भी बिल्कुल दुश्मन को बखूबी सर भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला था और उसमें इजराइल का जो साथ हमें मिला उसका भी हम जिक्र आज करेंगे, क्योंकि इजराइल ने हमारी उस वक्त बहुत बड़ी मदद की थी। सर मैं लौट रही हूं, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि आज हिंदुस्तान आप सभी को सुन रहा है और उस दिन को क्या हुआ था एग्जैक्टली वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन करगिल कॉन्क्लेव न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।